Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do structure of ear. कान का जो है संरचना पढ़ेंगे आज, या कर्ण भी कहते हैं कान को, तो कान या कर्ण की संरचना का आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो कान आपको पता है एक हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य अंग है जो कि सुनने का काम करता है। एक वन ऑफ अ सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, जो सुनने की संवेदनाएं जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो आज इसकी संरचना हम करेंगे। तो कर्ण के मोस्टली हम जो है 3 पार्ट्स में हम कर्ण के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। एक होता है आउटर ईयर, जिसे हम बाहरी कर्ण कहते हैं। एक होता है मिडिल ईयर, जिसे हम मध्य कर्ण कहते हैं। और एक होता है इनर ईयर, यानी कि आंतरिक कर्ण। तो 3 मोस्टली भागों में हम डिवाइड करते हैं इस ईयर को। तो अब हम सबसे पहले आउटर ईयर यानी कि बाहरी कर्ण के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका बाहर की तरफ आपको जो पार्ट नज़र आता है, एक फनल की शेप का होता है एक, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं ईयर पिन्ना, हिंदी में भी इसे पिन्ना ही बोला जाता है, ठीक है। ये मोस्टली उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बना हुआ होता है, तभी ये इतना जो है सॉफ्ट होता है। ओके, फिर भी इसकी एक फिक्स शेप होती है। शेप ये अपनी चेंज नहीं करता, लेकिन ये इसमें कोई हड्डी नहीं होती, कोई अस्थि नहीं होती, और इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं पिन्ना। तो पिन्ना का बेसिकली काम क्या होता है? पिन्ना का काम होता है कि जितनी भी आवाज़ें आ रही है उन सबको इकट्ठा करके, और ये जो एक नली सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर लेकर आना। तो हमने पढ़ा कि कान के बेसिकली 3 भाग होते हैं। बाहर ये जो कर्ण कीप जैसी संरचना होती है, फनल जैसी संरचना होती है, तो इसका काम है बेसिकली नलीनुमा रास्ते में जो है सभी आवाज़ों को लेके जाना। यहाँ पर आप कई बार एक मोम जैसी संरचना को भी देखते हैं, जो कि उसका काम क्या है कि जितने भी बाहरी कर्ण चले जाते हैं कान के अंदर, या कान के अंदर कोई धूल मिट्टी कुछ चला जाता है, उसको ये अंदर जाने नहीं देता और अपने साथ चिपका लेता है। ओके, अगर ये अंदर चले जाएंगे तो हमें संक्रमण का खतरा हो सकता है, जिसके कारण हमारे कान के सुनने की क्षमता में फ़र्क आ सकता है। तो उससे बचने के लिए प्रकृति ने हमको यहाँ पर ऐसे एक मोम जैसे एक सब्सटेंस दिया है, जो कि सभी चीज़ों को अपने साथ चिपका लेता है और अंदर जाने नहीं देता। ओके, तो कीप जैसी संरचना का हमने क्या, या ऐसे कर्णपाली कहते हैं या पिन्ना कहते हैं, कि आवाज़ से तरंगे इकट्ठी करके इनका काम है कान के पर्दे तक पहुंचाना। इससे ये जो गुफानुमा रास्ता है, इससे जो है एक चिकना पदार्थ स्रावित करती है। यही पदार्थ इकट्ठा होकर जो है हमारे कान का मोम का निर्माण करता है। मोम का काम क्या है? बेसिकली धूल और जो भी अन्य कण होता है उनको इकट्ठा कर लेना, ताकि वो अंदर ना जा पाए और किसी प्रकार का संक्रमण ना कर पाए। हम में से ज़्यादातर लोगों को कान में जो बार बार यह मोम हमें साफ भी करना पड़ता है, निकाले रहने की आदत होती है। तो कई बार कुछ लोग पिन से या किसी भी चीज़ से इसको साफ करने लग जाते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इसे साफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये हमें हेल्प ही कर रहा होता है। और अगर करना भी है तो हल्का सा आप ईयरबड की सहायता से या किसी सॉफ्ट चीज़ की सहायता से आप इसे थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज इस से आपके कान का जो पर्दा है उसे नुकसान हो सकता है। कुछ लोग, अक्सर लोग बहुत ही सख्त हो जाते हैं कान के पर्दे पर। जो है अगर ये मोम चिपक जाता है तो फिर कान में उससे दर्द भी हो सकता है। तो ये सब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है ये बाहरी कर्ण का हो गया, ये आउटर पिन्ना हो गया या कर्णपाली हो गया, और ये हमारा ईयर कैनाल हो गया। यहाँ से जो है आपका आवाज़ होकर के ईयर ड्रम, यहाँ पे एक आप ऐसा लगा लो जैसे कि हल्की सी त्वचा की एक झिल्ली लगी रहती है, जो कि जैसे आवाज़ जाती है तो उस झिल्ली में कंपन पैदा होती है इस आवाज़ की थाप पड़ने से। तो यहाँ पर होता है हमारा ईयर ड्रम। ओके, जिसे हम जो है ईयर ड्रम कहते हैं। कान का पर्दा भी हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर हमारा है मिडिल ईयर यानी कि मध्य कर्ण,
मध्य कान यूस्टेचियन ट्यूब द्वारा नाक की गुफा से भी जुड़ा होता है। जैसे अगर कई बार आपको जुकाम हो जाता है तो आप देखिए कि कान में भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि आपकी आंख, नाक, कान सब जुड़े रहते हैं। तो यूस्टेचियन ट्यूब द्वारा नाक की गुफा से जो है कान जुड़ा रहता है। यूस्टेचियन नाक का एक ईएनटी ट्यूब भी हम कह सकते हैं। ईएनटी होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट, यानी कि नाक, कान, गला। ओके, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। हालांकि यह नाक, कान और गले को जोड़ती है। इसके कारण मध्य कर्ण वातावरण में अगर कोई अचानक कोई हवा के दबाव में बदलाव को जो है वो झेल भी सकता है। अगर अचानक किसी विस्फोट या धमाके की आवाज़ जो है कान के पर्दे से टकराती है तो वह फटता नहीं है, क्योंकि ये ज़बरदस्त दबाव जो होती है वो ईएनटी ट्यूब द्वारा नाक की गुफा में चला जाता है। पर इसमें मुश्किल यह होती है कि ईएनटी ट्यूब नाक व गले के संक्रमण को भी कान में पहुंचा सकती है। अगर आप गले में इन्फेक्शन है या नाक में इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन जो है कान तक भी पहुंच सकता है। ओके, तो अब कान के पर्दे में जब कंपन होती है तो इसके साथ जुड़ी होती है 3 छोटी छोटी हड्डियां। ठीक है, इन छोटी हड्डियों के नाम होते हैं इनकस, स्टेपीज और मैलियस। स्टेपीज, इनकस और मैलियस, ये 3 छोटी हड्डियां होती है। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको पता है। ये बहुत ही छोटी हड्डी है, जो कि यहाँ पे ये पर्पल कलर से आपको ये 3 हड्डियां नज़र आ रही हैं। ये वाली जो है ये स्टेपीज है। इधर जो नज़र आ रही है वह इनकस है, और ये जो इधर नज़र आ रही है ये मैलियस है। तो ये तीनों छोटी हड्डियां जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बहुत ही छोटी हड्डियां होती हैं ये। कान का पर्दा जो है किसी ड्रम के पर्दे जैसा होता है, तना हुआ एक पर्दा होता है, जैसे कि ड्रम का पर्दा होता है या किसी ढोलक का पर्दा होता है, उस तरीके से ये ईयर ड्रम होता है, तना हुआ होता है। तो इस तनाव के कारण इसके अंदर कंपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये जब इसके ऊपर कंपन पड़ती है तो ये खुद भी कंपन करने लगता है। मध्य कान में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उन की श्रृंखला होती है, मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो कान के पर्दे से इन कंपनों को लेबारिंथ यानी कि यूस्टेचियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है, लेबारिंथ तक पहुंचाया जाता है। बार बार होने वाला संक्रमण कई बार इस श्रृंखला को भी बर्बाद कर सकता है और इससे हमेशा के लिए बहरापन भी आ सकता है। तो ये आपस में हड्डियों का जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हम आ जाते हैं आंतरिक कान में, जो कि है लेबारिंथ। आंतरिक कान, आंतरिक कान के अंदर आपकी ये यूस्टेचियन ट्यूब आ जाती है। ये आपका आंतरिक कान है, इनर ईयर है। आंतरिक कान या लेबारिंथ शंखनुमा संरचना होती है, जैसे कि आपको यहाँ ये शंखनुमा संरचना नज़र आ रही है, ये लेबारिंथ है। ओके, ये लेबारिंथ होता है। लेबारिंथ होता है, ये शंखनुमा संरचना होती है। इस शंख के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव्य भरा होता है। यह आवाज़ के कंपनों को तंत्रिकाओं के संकेतों में बदल देता है। तो ये जब कंपन है, पहले आवाज़ यहाँ से ये ड्रम पे आती है, पर्दे पर, पर्दा कंपन करता है, इन कंपनों को ये इन हड्डियों में भेजता है। ये हड्डियाँ कंपन करती हैं और फिर इन हड्डियों की कंपन इस यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उनके अंदर पहुंच जाती है। जैसे पानी में आप कोई पत्थर डालते हो तो उसके अंदर वेव्स आ जाती है, तरंगें आ जाती हैं। इसी तरह से ये कंपन हड्डियों की जब पानी में जाती है, इस द्रव्य में जाती है, तो ये द्रव्य भी कंपन करने लगता है। इसके अंदर वेव्स बन जाती हैं थोड़ी सी इस द्रव्य के अंदर। यह आवाज़ की कंपना जो है उसको फिर तंत्रिकाओं तक संकेतों को भेजता है। अब ये जो तंत्रिकाएं हैं, फिर इनका काम है ये जो वेव्स आई हैं इनको विद्युत संकेतों में बदलना। एक बार ये विद्युत संकेतों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो ये किसी भी तंत्रिका की सहायता से फिर मस्तिष्क तक भेजी जा सकती है। तो यहाँ पर यह काम होता है कि जो भी आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी है, कंपन की जो एनर्जी है, उसको जो है बदला जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, विद्युत संकेतों में। यह आवाज़ की कंपनों को तंत्रिकाओं के संदेश में बदल देती है। यह संकेत जो होता है ये मस्तिष्क तंत्रिका द्वारा दिमाग तक पहुंचाया जाता है।
आंतरिक कर्ण यानी कि लैबारिंथ की जो अंदरूनी केशनुमा संरचनाएं होती हैं, आवाज़ की तरंगों जो आई हैं उसकी आवृत्ति के अनुसार कंपित होती हैं। आवाज़ की तंत्रों को किस तरह अलग अलग किया जाता है, यह क्षमता बहुत ही, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही मज़ेदार है। अंतरकर्ण जो लैबारिंथ है उसमें स्थित एक पट्टियों की संरचना होती है, जिसे जैसे कोई हारमोनियम होता है, जैसे अलग अलग तरह से वो कंपित होता है। यानी आवाज़ की तरंगों को किसी एक आवृत्ति में कोई एक पट्टी ही कंपित होती है और दिमाग इसे एक खास स्वर की तरह समझ लेता है। तो इस ध्वनि ज्ञान में अगर कहूँ कि विषय में और भी बहुत कुछ हम जो है जान सकते हैं। और इसके अलावा कान सुनने के अलावा एक और काम जो है वो इनर ईयर में हम कहें तो लैबारिंथ आ जाता है। ओके, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है इसका, वो है शरीर के बैलेंस को बना के रखना। ओके, शरीर के संतुलन को बना के रखना, जो अंतरकर्ण लैबारिंथ का ही काम होता है, संतुलन बना के रखना। शंख से कुछ उसके ऊपर अलग अलग तलों में जो है 3 अर्धाकार नलिकाएं होती है, जो ये अर्धाकार नलिकाएं की आपको नज़र आ रही हैं, ये अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कुलर होती हैं। ये अर्धवृत्ताकार या अर्धगोलाकार नलिकाएं ये आंतरकर्ण यानी कि लैबारिंथ से निकलती हैं। अब ट्यूब में पड़े कण शरीर की स्थिति के अनुसार विशिष्ट नलिकाओं में जम जाते हैं और इसी से संतुलन का एहसास होता है। यानी कि जो सिर है उसकी अवस्था के अनुसार कण एक जो है वो नलिकाएं ज़्यादा होंगी और अन्य 2 में कम होंगी। उससे मिलने वाला आंतरिक उद्दीपन जो है सिर को एक किसी खास स्थिति में ज्ञान देगा और इसे ही संतुलन वाली संरचना। अगर आपकी गड़बड़ा जाती है, तो जैसे आप बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं तो एकदम से आपको चक्कर आ जाता है, तो उससे आपका संतुलन बिगड़ जाता है। तो अंतःकरण के अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो चक्कर आदि की तकलीफ भी आ जाती है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है शरीर का संतुलन भी बना के रखना। सो ये आज हमने किया आपका कर्ण का स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक एक पार्ट के नाम याद करना, इसका डायग्राम की प्रैक्टिस करना और एक एक पार्ट का फंक्शन क्या है। ओके, ये सारा काम आपको इसके अंदर जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हर एक पार्ट का नाम, हर एक पार्ट का आपको कार्य पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये कर्ण की संरचना। आप सभी रिवाइज करिए और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो। So thank you for watching, and if you like then share and subscribe the video. Thank you so much guys.